हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्ट सर्वर। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा अज़ूर फंडामेंटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और आप लोग अज़ूर फंडामेंटल कोर्सेज ये कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोग अज़ूर फंडामेंटल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं AZ 900 के एग्जामिनेशन के अंदर में। तो पूरा का पूरा जो मैं आप लोग को सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट के थ्रू मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। और मैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो मेंशन किया है अज़ूर फंडामेंटल कोर्सेज के अंदर में, जो इन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए, जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किए, मैं आप लोग को एज इट इज़ सेम पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बूस्ट हो और आप लोग का एग्ज़ाम में भी आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली अपना अज़ूर फंडामेंटल का सर्टिफिकेट एक्वायर किया था। आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हो, एज वेल एज मैंने यहाँ पे अज़ूर डेवलपर एसोसिएट का भी मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था। तो मैं आज के वीडियो में सिर्फ आप लोग को अज़ूर फंडामेंटल में आप लोग को कवर कराने वाला हूँ। अगर आप लोग को ये जानना हो कि एग्जामिनेशंस कैसे होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशंस होता है, और ये सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सारा का सारा ब्रीफ एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया है और आप लोग को बताया हूँ सिलेबस क्या क्या चीज़ें होती है एग्जामिनेशंस के अंदर में। मैं यहाँ पे आप लोग को वो वीडियो पिंग कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा का पूरा अज़ूर फंडामेंटल पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर फंडामेंटल्स के अंदर में 3 यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, राइट। तो मैं आप लोग को 1 बाय 1 मॉड्यूल्स करके बताऊंगा, ईजिली पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना कोर्सेज स्टार्ट करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर फंडामेंटल पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे कंटिन्यू कोर्सेज के ऊपर में, यहाँ पे आप लोग को मल्टीपल्स मॉड्यूल्स आ रहे होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे जानता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर फंडामेंटल्स के जो मेन जो अज़ूर फंडामेंटल्स की जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो हमारा है टॉपिक वो है डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट के ऊपर में। तो ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐसा इंटरनेट पे चलता हुआ बड़ा सिस्टम जो आपको बहुत सारे आईटी सर्विसेज देता है, जैसे वेबसाइट होस्ट करना, स्टोरेज देना, ऑनलाइन एक तरीके का पेन ड्राइव समझ लो जहाँ पे डेटाबेस चलाना, डेटा रखना। ठीक है। अपने कंप्यूटर जैसा सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। उसी के साथ साथ काफ़ी सारी जो नई टेक्नोलॉजीज लाइक AI उसने भी इनहेंस किया है, AI इनबिल्ट किया है, IoT जैसे जो नए फीचर्स हैं वो भी आप लोग को एज़्योर सर्विसेज के अंदर में मिलता है। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है क्या। एज़्योर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग को सारी की सारी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो IT सर्विसेज है वो आप लोग को मिलता है। जैसे वेबसाइट होस्ट करना, जिस लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की वेबसाइट है, राइट। अब यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं अपने वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं अपने जो स्टोरेज होते हैं उनको मैं स्टोरेज पे डेटा स्टोर कर सकता हूँ, डेटाबेस चला सकता हूँ। जिस लाइक मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट किया माइक्रोसॉफ्ट जो एज़्योर पोर्टल पे। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को क्लाउडिंग प्रोवाइड करता है, क्लाउडिंग सर्विसेज आप लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम अज़ूर फंडामेंटल्स क्यों लें। ठीक है। तो एज़ूर फंडामेंटल यहाँ पे कोर्सेज वगैरह के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस सर्टिफिकेशंस के अंदर में डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो क्लाउड के कॉन्सेप्ट है वो 25 to 30% आप लोग को क्लाउड के कॉन्सेप्ट है एज़्योर 900 कोर्सेज के अंदर में। और एज़्योर आर्किटेक्चर और सर्विसेज के बारे में 35 to 40% डिस्क्राइब किया गया इस कोर्सेज के अंदर में। उसके बाद जो एज़्योर मैनेजमेंट और गवर्नेंस के बारे में 30 to 35% जो है वो डिस्क्राइब किया गया है इस कोर्सेज के बारे में। देन हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मेरा सेम है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है आपके इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विस लाइक स्टोरेजिंग, वेबसाइट होस्ट करना, डेटाबेस चलाना, ये सब तरीके का जो काम होता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, रिमोटली थ्रू एक्सेस होता है। ये सब चीज़ें का जो काम होता है वो उसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे आगे पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी। हम लोग जाते हैं कि अब बात आती है डिस्क्राइब करने के लिए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मॉडल्स होता है वो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है। ठीक है।
तो क्लाउड में जो काम और जिम्मेदारी दोनों मिल के करनी होती है। जैसे थोड़ा काम क्लाउड प्रोवाइडर करेगा, और जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर है थोड़ा काम वो करेगा और थोड़ा काम कस्टमर करेगा। कस्टमर यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर की जो सर्विसेज ले रहा है, जैसे कि मान लो कोई कंपनीज है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपनी साइट डिप्लॉय कर रही है माइक्रोसॉफ्ट एजोर के ऊपर में, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एजोर के लिए क्या है, कस्टमर है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है उसके अंदर में ये बताया गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, यानी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है और जो हमारा कस्टमर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। अब जैसे क्लाउड प्रोवाइडर जो है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, वो एक क्लाउड प्रोवाइडर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एक फिजिकली डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेटवर्किंग देखे, पावर सप्लाई देखे, कूलिंग देखे, ठीक है। ये सब जो सर्विसेज है वो सब सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो एक क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक क्योंकि डेटा सेंटर वगैरह पे जो डेटा रखी जाएगी, जो नेटवर्किंग, जो इंटरनेट वगैरह की जो स्पीड्स होगी, जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी, जो डेटाबेस की, डेटा सेंटर की जो कूलिंग की फैसिलिटी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लाउड प्रोवाइडर की है। अब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो आपका डेटा कौन एक्सेस करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कस्टमर की है। जो हमसे जो हमारा जो सर्विसेज ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे किस पे डिपेंडेंट रहता है, उसके कस्टमर्स कैसे होते हैं, वो किस तरीके से उसको एक्सेस करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर में वही चीज़ डिस्क्राइब किया गया है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एज्योर का एसक्यूएल डेटाबेस लियो, ठीक है, जो कि एक आता है पास के अंदर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज के अंदर, तो डेटाबेस को मेंटेन करना, डेटाबेस की जो मेंटेनेंस होती है वो एज्योर करेगा। लेकिन जो डेटा आप चलाते हो, ठीक है, लेकिन जो डेटा आप डालते हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब एग्जांपल ले लो कि अगर आपका एज्योर का एसक्यूएल डेटाबेस लिए हो, ठीक है, पास के थ्रू, पास मतलब जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो डेटाबेस को मेंटेनेंस जो है वो एज्योर करेगा। लेकिन जो डेटा आप डालते हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप जो डेटाबेस में डेटा डाल रहे हो वो डेटा बग तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, मतलब जो डेटा वो प्योर होना चाहिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप एक वर्चुअल मशीन बना के उस पर एसक्यूएल इंस्टॉल की हो, जो कि एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के अंदर आता है, तो वीएम का जो ओएस अपडेट करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना होता है, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह होती है, डेटा बेस कन्फिग्रेशन होते हैं, सब आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि वो चीज़ें जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के अंदर आ रही है, क्योंकि आपको क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल्स मॉडल्स हैं, ठीक है, 3 क्लाउड मॉडल्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है, जिसको हम लोग आस कहते हैं, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। उसके बाद आती है पास, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 50-50 होती है, यानी कि 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर की होगी, और 50% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कस्टमर की होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सास की, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके का शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स के अंदर में ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो एक दूसरे पे हम बताते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। दिन हम लोग बात करते हैं कि क्लाउड मॉडल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, राइट, कि क्लाउड मॉडल जो होता है वो क्या होता है। तो क्लाउड मॉडल्स में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइवेट क्लाउड, दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड, तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। अब जो प्राइवेट क्लाउड होते हैं, अब इसमें एक कुछ चीज़, इसमें मल्टी क्लाउड्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें एजोर एआरसी भी होते हैं। अब मैं बात करूं कि जो प्राइवेट क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड होते हैं और हाइब्रिड क्लाउड होते हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अब प्राइवेट जो क्लाउड होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये सबके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर जैसे लाइक AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, क्लाउड एज्योर हो गया, ये ओपन सर्वर पे रिसोर्सेज होस्ट करता है और आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, पब्लिक जो क्लाउड होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट क्लाउड के बारे में, तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, ये एक सिंगल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। इसका इसका कंट्रोल पूरे उसी कंपनी के पास होता है। लाइक जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्राइवेट क्लाउड लिया तो वो एक अपनी इंफॉर्मेशंस को प्राइवेट रखना चाहता है। दैट वाज द रीज़न कि वो प्राइवेट क्लाउड पे कोई चीज़ होस्ट कर रहा है। उसके लिए फीचर्स वगैरह क्या है उसकी, कि जो हाई सिक्योरिटी होती है,
ठीक है, डेडिकेटेड रिसोर्सेस होता है, फुल कंट्रोल होता है उस पर, आप लोग क्लाउड पे फुल कंट्रोल होता है, ठीक है, जो आपको सेंसिटिव डेटा को सिक्योर रखने में हेल्प करता है, प्राइवेट क्लाउड, राइट। अब जो आता है नेक्स्ट हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, ये पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का जो मिक्सचर होता है, यानी कि कंपनीज, मान लो कोई भी कंपनीज है तो वो सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड पर रखती है, ठीक है। अब जैसे जनरली जो पब्लिक है, जो जो एप्लीकेशंस वगैरह चल रही है, जो कस्टमर की जो डेटाज है, जो एप्लीकेशंस वगैरह तो एप्लीकेशन वगैरह चल रही है, तो वो तो भाई हम पब्लिक क्लाउड पे डाल देंगे, क्योंकि हमें उसको प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट जो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको तो हमें प्राइवेट क्लाउड पे रखना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को जो मिक्सअप में यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। इसका फीचर्स क्या है कि सिक्योर है, स्केलेबल है, ठीक है, और कॉस्ट कंट्रोल होता है। इसमें मल्टी क्लाउड्स की भी फीचर्स आती है। अब मल्टी क्लाउड्स क्या होते हैं, जो मल्टी प्रोवाइडर्स होते हैं। अब मल्टी प्रोवाइडर क्या होते हैं, मल्टी प्रोवाइडर ये समझ लो कि इसमें आपको एक से ज़्यादा पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करते हो। जैसे कि मान लो कि मुझे कुछ चीज़ें, मुझे अज्योर की अच्छी लगती है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की, तो मैंने वो ले लिया। प्लस मैंने कुछ चीज़ें मैंने अमेजोन के AWS से ले लिया, कुछ चीज़ें मैंने गूगल से ले लिया, गूगल क्लाउड की तरफ से। तो मल्टी क्लाउड में मल्टी प्रोवाइडर, इसमें आपको एक से ज़्यादा पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक सर्विस अज्योर से ले लो, दूसरा AWS से ले लो। ये माइग्रेशन चल रहा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनेज करना होता है, बट यूज़फुल है और बहुत ही स्मूथ ही चलता है, ठीक। अब बात करते हैं कि एजोर आर्क क्या है, ARC, ठीक है। ये एक कंट्रोल सेंट्रल जैसा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एजोर आर्क एक सुपर टूल है जो आपको मल्टी क्लाउड, हाइब्रिड या प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट की जगह से मैनेज करने देता है। अज्योर का जो इन्वायरमेंट है या AWS का सब मैनेज होता है, पब्लिक हाइब्रिड सब कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अज्योर VM क्या होता है, VM सॉल्यूशंस क्या होता है। अगर आपके पास पहले से VMware पे सेटअप है प्राइवेट क्लाउड में, तो आप एजोर में शिफ्ट करना चाहते हो, तो एजोर VMware सॉल्यूशंस हेल्प करता है VMware वर्कलोड को एजोर में सीमलेस रन करने में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी VMware पे सेटअप अपना प्राइवेट क्लाउड कर रखा है, तो आपको एजोर में शिफ्ट करना चाहते हो, तो एजोर VM सॉल्यूशन जो है वो आपको हेल्प करता है VMware वर्कलोड को एजोर को सीमलेस रन करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। देन मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट यूनिट की तरफ। मेरा नेक्स्ट यूनिट है डिस्क्राइब द कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। इसमें सोचो कि आपको एक कार चाहिए, राइट। आपको एक कार लेना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप खरीद लेते हो एक बार में ही फुल पैसा दे देते हो, पूरा पैसा पेमेंट कर देते हो और आप कार खरीद लेते हो, राइट। दूसरा आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप कार को रेंट पे लेते हो, ठीक। बस क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऐसा ही काम करता है, ये समझ लो। इसके अंदर भी दो मॉडल होते हैं, राइट। इसके अंदर भी दो मॉडल होते हैं। अब बात करता हूँ, एक होता है कैपेक्स मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है एपेक्स, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो अगर कैपेक्स में बात कर लूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बात कर लूँ कि आपने कार खरीद लिया पूरा पेमेंट करके, फुल पैसा देके, और एपेक्स में बात करूँ तो कार रेंट पे ले लिया, जितना दिन चलाओगे उतना पैसा दोगे। बस क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऐसा ही काम करता है। आपने आपने मॉडल चूज किया, आप उस मॉडल को यूज़ करो, जब तक आप यूज़ करोगे तब तक आप पैसा दोगे। जिस दिन आपने यूज़ करना बंद कर दिया उस दिन सब पैसा देना बंद कर दो। यही सेम जो अप्रोच है वो फॉलो करती है क्लाउड। क्लाउड यानी रेंट वाला सिस्टम समझ लो। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा पे एज यू गो मॉडल है, जितना यूज़ करोगे उतना ही पैसा दो। ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज लो, लोड बढ़े तो रिसोर्सेज बढ़ा लो, कम हो तो रिसोर्सेज घटा लो, ठीक है। अब पहले ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में क्या होता था, पहले होता था कि पहले से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि कितना सर्वर चाहिए। अगर ज़्यादा लिया तो पैसा वेस्ट होगा, कम लिया तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, अपग्रेड करने टाइम कंजम्पशन काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम थी। अब क्लाउड जो अपेक्स के अंदर क्या होता है कि जितना चाहिए उतना लो, लोड बढ़े तो इंस्टेंट वर्चुअल मशीन ऐड करो, ठीक है। लोड कम हो जाए तो वर्चुअल मशीन हटा दो। इससे क्या होगा कि बिल सिर्फ जो आपने यूज़ किया उस हिसाब से ही दो। फालतू के सर्वर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू के आपके पास स्पेसेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एक फ्लेक्सिबल मॉडल है जिसमें आप रिसोर्सेस रेंट पे लेते हो और सिर्फ उसी के हिसाब से पैसा देते हो,
इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई वेस्टेज है। इस यूनिट के अंदर में ये चीज़ थी। अब यहाँ पे आप मॉडल असेसमेंट आओगे, वो आप खुद से कर लेना, जो मैंने पढ़ाया सेम एज इट इज़ इसमें से ही होगा, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, तो वो आप चूज़ कर लो। पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्या क्या होती है, वो सब चीज़ें देख लो आप, ठीक है। ये सर्विसेज वगैरह क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं आप लोग को आगे और डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मॉडल असेसमेंट मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। उसके बाद से लास्ट वाला मॉडल कुछ होगा नहीं, समरी है। तो ये चीज़ें हो गई। हम लोग अब मूव करते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। तो पहला हमारा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। दूसरा मूव करते हैं, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, राइट। चलो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ होता नहीं है, वही चीज़ें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर मैं पहले आपको फ़ायदा बता दूं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे डिमांड के हिसाब से स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, कैसे यूज़र को स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस में कैसे सिक्योरिटी और गवर्नेंस को मैनेज करना आसान बन जाए। अब बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि हमेशा ऑनलाइन आपको होना पड़ता है, ठीक है। आपको 24/7 आपको ऑनलाइन रहो। क्लाउड सर्विसेज में अगर आप थोड़ी सी भी, अगर आपको इंटरनेट इशू होती, कोई भी इशू होती है और आपका क्लाउड जो है वो ऑफलाइन चला जाता है, तो सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कराओगे। तो सर्विसेज जब प्रोवाइड नहीं करा पाओगे तो फिर आपकी जो वेबसाइट है, जो आप पे एप्लीकेशन चल रही है, वो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जो है अज्योर कहता है कि भैया ये जो हाई अवेलेबिलिटी के अंदर में हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ता है आपको 24/7, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी में क्या होता है। तो स्केलेबिलिटी में क्या होता है, जितना डिमांड है उतना रिसोर्सेज क्लाउड को कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, जितना यूज़ करो उतना ही पैसा दो, ठीक है। अगर मान लो वेबसाइट पे लोड आया, वेबसाइट को स्केल अप कर लो, बढ़ा लो, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज बढ़ा लो, लोड खत्म हो गया, क्लाउड सर्विसेज घटा लो, ठीक है, ऐसा चल रहा होता है, स्केल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो कि आपका वेबसाइट चल रहा है, उस वेबसाइट जो है वो किसी क्लाउड सर्विस पे कहीं पे वो होस्ट है, ठीक है, किसी सर्वर से वो चल रहा है। अब आपके वेबसाइट पे इंस्टेंट लोड आ गया, सपोज कर लो अमेजोन जो है, अमेजोन कंपनीज है, अमेजोन की जो अमेजोन साइट्स होती हैं वो चल रही हैं। अब इंस्टेंट कोई ऐसा ऑफर है कि इंस्टेंट बहुत सारे मिलियंस में यूज़र आ गए। अब क्या होगा कि जो वेबसाइट की जो नॉर्मल ट्रैफिक थी, मान लो कि 10,000 लोग देख रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10,000 लोग एवरेज ट्रैफिक है वेबसाइट की। अब इंस्टेंट क्या हो गया कि 10 लाख आ गए। तो सबसे पहली बात तो मैं, मेरी जो वेबसाइट की कैपेसिटी थी, जो मेरा सर्वर था, वो 10,000 लोगों को डील करने के लिए मैं बना रखा था। अब इंस्टेंट क्या हुआ, मेरे पास 10 लाख आ गए यूज़र। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो 10 लाख के हिसाब से अगर मैं हमेशा रिसोर्सेस रखता हूँ, हमेशा 10 लाख के हिसाब से मैं सर्वर रखता हूँ, तो क्या होगा, मुझे हमेशा सर्वर कॉस्ट मेरे को हाई देना पड़ता है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना स्केलिंग के थ्रू, मैं यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस, या तो मैं वर्टिकल स्केलिंग करूँ या फिर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करूँ। अगर मैं वर्टिकल स्केलिंग करता हूँ, इसमें क्या होगा कि जो मेरे सर्वर है उसकी मैं जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। अब सर्वर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सर्वर के अंदर होती है कि भाई आपके रैम होते हैं, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती हैं, आपकी जो जहाँ पे डेटा बेसिस होती हैं, उन उसके अलावा जो आपकी जैसे कि वर्चुअल मशीन्स होती हैं, तो उन चीज़ों को आप, उन चीज़ों की जो लिमिट है वो एक्सटेंड कर दो। मान लो कि जो हमें, जिस लाइक हमारे पास लैपटॉप है, तो हमें अगर ज़्यादा यूज़ बढ़ गया तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मैं लैपटॉप में, मेरे पास 4 GB रैम था, मैं 8 GB रैम ले लूँगा, ठीक है। मेरे पास जो कोर प्रोसेसर मेरे पास कुछ कम था, मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरे पास अगर मेरे पास अगर 34 बिट्स की ऑपरेटिंग सिस्टम थी, मैं 64 बिट्स का ले लूँगा, यही कर सकता हूँ ना। तो इसको कहते हैं ना वर्टिकल स्केलिंग। मतलब कि एक मशीन्स को स्ट्रॉन्ग बना दो, उसको एक कंप्यूटर में और ज़्यादा पावर डाल देना, सीपीयू जो कोर्स को ऐड कर देना, ज़्यादा रैम लगा देना। जैसे मान लो कि एक वर्चुअल मशीन्स पे काम हो रहा हो लेकिन उसमें प्रोसेसिंग पावर कम पड़ रहा हो, तो स्केल डाउन उसे वर्चुअल मशीन से कुछ रिसोर्सेज कम कर देता है। जब लगता है कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है तो वो पैसा बचा लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, स्केल डाउन कर देना, स्केल अप कर देना। तो वर्टिकल स्केलिंग जैसे ही आती है दिमाग में, चीज़ें समझ लूँ कि भाई मैं अपने लैपटॉप की मुझे सिस्टम बढ़ानी है, मुझे यूज़र के हिसाब से चीज़ें बढ़ानी है, ठीक है। अब बात करती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होती है।
अब सपोज कर लो मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, मेरे पास यही ऑप्शन है कि भाई मैं लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करके अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी सीपीयू है, रैम्स वगैरह मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा मशीन लगाना होता है। मान लो कि अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आप 10,000 लोगों की ट्रैफिक मेंटेन कर सकते हो तो आप क्या करो, एक और लैपटॉप खरीदो, ठीक है। आप एक और लैपटॉप खरीदो जो 10,000 लोगों की ट्रैफिक मेंटेन करे या फिर 20,000 लोगों की ट्रैफिक मेंटेन करे, तो आपको अलग से एक मशीन लेना होगा, तो ज़्यादा मशीन लगाना होता है। अब ज़्यादा मशीन लगाना होता है तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप रेंट पे मशीन ले लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लाउड के केसेस में होता है कि ज़्यादा मशीन लगा दो या हटा दो, ठीक है। तो स्केल इन स्केल आउट में ये होता है कि लोड बढ़ने पे एक्स्ट्रा वर्चुअल मशीन्स या कंटेनर ऐड कर दो। जैसे एकदम से 10 के यूज़र आपके वेबसाइट पे आया तो आप और सर्वर लगा देते हो और हैंडल कर लोगे, ठीक है। और स्केलिंग में क्या होता है, जब लोड कम हो जाए तो एक्स्ट्रा मशीन हटा दो, अननेसेसरी मशीन हटा के कॉस्ट बचा लो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है जो आपका वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि ऑटो स्केलिंग होती है। जब स्केलिंग की बात करते हैं, मैं आप लोग को ऑटो स्केलिंग के बारे में बता दूं कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है। आप एक रूल बना देते हो कि अगर सीपीयू का 80% से ज़्यादा यूज़ हो गया तो एक वर्चुअल मशीन ऐड कर दो, और अगर 30% से कम हो गया तो वर्चुअल मशीन हटा दो। इसमें क्या हो गया कि आपको ऑटोमेटिकली वो स्केलिंग हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पे इंस्टेंट ट्रैफिक कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑटो स्केलिंग की मदद से क्या करते हो कि आप एक एक रूल्स लगा देते हो, एक रूल्स बना के लगा देते हो कि अगर मेरे सीपीयू की 80% से ज़्यादा यूजेस हो रही है तो फटाक से वर्चुअल मशीन बना के ऐड कर दो, और ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, ऑटो स्केलिंग के थ्रू। तो ये चीज़ें आती है। फिर हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या होता है कि सिस्टम कभी नहीं रुकनी चाहिए, यही होती है ना रिलायबिलिटी की। अगर कुछ फेल भी हो जाए तो सिस्टम हमारा चलता रहना चाहिए। सोचो कि जिस सर्वर पे आपका ऐप चल रहा है, मान लो कि आपकी वेबसाइट है वो किसी सर्वर पे चल रही है, ठीक है। अब वो सर्वर पे चल रही, तो वो सर्वर तो कोई डेटा सेंटर पे होगा ना। तो मान लो कि कोई एक डेटा सेंटर है जिसपे कोई नेचुरल डिजास्टर आ चुका है, मान लो कि फ्लड आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे सर्वर क्रैश हो गया, तो डेटा और सर्विसेज ऑटोमेटिकली किसी दूसरे रीजन में शिफ्ट कर जाता है बिना रुकावट के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्लाउड ऑटोमेटिकली बैकअप करता है, ठीक है, और फेलेवर हैंडल करता है और आपको हमेशा अवेलेबल रखता है। जैसे मान लो कि मेरी एक वेबसाइट चल रही थी, वो इंडिया के किसी जो कहीं पे मेरा एक डेटा सेंटर था, वहाँ पे मेरा सर्वर चल रहा था। अब कोई एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई ऐसा फ्लड आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो अब वो डेटा सेंटर नहीं काम कर पा रहा, तो मेरा सर्वर काम नहीं कर पा रहा। मेरा सर्वर काम नहीं कर पा रहा तो मैं डेटा जो मेरी जो साइट चल रही है, वेबसाइट जो ऑनलाइन है, वो नहीं हो पा रही है। तो यही फ़ायदा देता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर में, जो क्लाउड सर्विसेज के अंदर में जो रिलायबिलिटीज़ होती हैं, कि जैसे ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे डेटा सेंटर काम करना बंद कर देता है, तो ये क्लाउड ऑटोमेटिकली बैकअप और फेलेवर हैंडल करता है और आपको हमेशा अवेलेबल रखता है। और वो जो आपका जो बैकअप लिया वो किसी और डेटा सेंटर पे वो उसको होस्ट करके वहाँ से चलाएगा। दिन में बात करता हूँ तो प्रिडिक्टिबिलिटी क्या होता है। प्रिडिक्टिबिलिटी पहले से आइडिया हो कि परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लोड आए तो हैंडल हो जाए, ठीक है। ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, लोड बढ़ने से रिसोर्स बढ़ जाए। लोड बैलेंसिंग से क्या होता है कि ज़्यादा ट्रैफिक हो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है, सिस्टम कभी क्रैश ना करे, ठीक। अब बात करते हैं कि कॉस्ट प्रिडिक्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक। यहाँ पे कॉस्ट प्रिडिक्टिबिलिटी में क्या होता है, कितना पैसा लगेगा, प्लानिंग पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि हमें पता होता है कि हमें इतना रिसोर्सेज चाहिए तो उस हिसाब से कितना पैसा लगेगा, हम एक प्लान कर सकते हैं। क्लाउड टूल्स और जो रियल टाइम यूजेस ट्रैक कर सकते हैं। प्राइसिंग कैलकुलेशंस और जो टीसीओ टूल्स से एस्टिमेट मिल जाता है कि एनालिटिक्स हेल्प करता है कि फ्यूचर्स के लिए प्लान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अमेजोन है, कोई ट्रेडिशनल ड्यूरेशन में अमेजोन पे सेल चल रहा होता है, बहुत ट्रैफिक आ गया, क्लाउड ऑटोमेटिकली ज़्यादा सर्वर लगा देता है, ऑटो स्केलिंग, और आपका ऐप और परफॉर्मेंस रुकता नहीं है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल्स की तरफ।
इसमें बात करते हैं कि क्लाउड में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के क्या फायदे हैं। तो देखो, सिक्योरिटी की अगर बात करो तो डेटा और सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, आपको डेटा सेफ और सिक्योर रखेगा। जैसे कि डीडोस अटैक होता है, जैसे कि बहुत सारे आप पे जो विजिटर है, बहुत सारे लोग इंस्टेंट आपके वेबसाइट पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपका वेबसाइट डाउन चला जाता है, आपका सर्वर जो है वो हैंडल नहीं कर पाता। तो वो चीज़ें जो है वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके डीडोस अटैक जैसे होती है उसको उससे बचाने का काम करता है। जैसे बड़े नेटवर्क से अटैक से बचाता है। सिक्योरिटी में क्या है, डेटा और सिस्टम को सिक्योर करता है, आपके डेटा सेफ और सिक्योर रखेगा। क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि जो एज्योर है वो बिल्ट इन सिक्योर देता है, डीडोस अटैक जैसे बड़े नेटवर्क अटैक से बचाता है, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल चूज कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट और मैनेजेबिलिटी ऑफ क्लाउड की बात करें तो सब कुछ आसान में मैनेज हो जाता है, आपको ज़्यादा मैनुअल नहीं करना पड़ता। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज को मैनेज करना और मैनेजमेंट इन क्लाउड क्लाउड इन्वायरमेंट को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड जो होता है वो रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। क्लाउड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखना, जैसे ऑटो स्केलिंग, जो टेम्पलेट से डिप्लॉय करना, ठीक है, और मॉनिटरिंग करना, रियल टाइम अलर्ट देना। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड के अंदर में रिसोर्सेज को मैनेज वगैरह करना होता है, ठीक। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इन क्लाउड के बारे में। मैं बात करूं तो क्लाउड इन्वायरमेंट, क्लाउड को चलाने का तरीका कि वो कैसे कंट्रोल करे। जहाँ से आप ऐप को कंट्रोल करते हो, आप क्लाउड के इस टूल से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड के किसी टूल से कंट्रोल कर सकते हो। वेब पोर्टल पे नॉर्मल वेब साइट जैसे इंटरफेस कमांड लाइन CLI के थ्रू, आप टर्मिनल के थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हो। API डिप्लॉयमेंट के लिए ऑटोमेशंस के टूल्स, या फिर पावर शेल विंडो वालों के लिए स्क्रिप्ट बेस्ड कंट्रोल मिल जाता है आपको। जैसे मान लो आपको 5 सर्वर डिप्लॉय करना है, तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि हर सर्वर को मैनुअल इनिशियल सेटअप करना पड़ता था। अब क्लाउड में क्या है कि आप एक टेम्पलेट बनाओ, एक क्लिक करो, 5 सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अगर लोड बढ़ाना है तो ऑटो स्केलिंग कर दो, ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो फैसिलिटी वो सब चीज़ें मिलती है यहाँ पे आपको। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक। देन मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। यहाँ पे फिर से मॉडल असेसमेंट है, सारे के सारे मॉडल असेसमेंट आप करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में समरी है। तो क्लाउड हो गया, बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज हो गया। देन हम बात करते हैं डिस्क्राइब क्लाउड सर्विसेज टाइप के बारे में, ठीक। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्क्राइब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, ये एक बेसिक लेयर है जिसमें आपको वर्चुअल मशीन, नेटवर्किंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर मिलती है। आपको फुल कंट्रोल होता है, पर सेटअप और जो मैनेजमेंट आपको खुद करनी पड़ती है। अमेजोन का भी जो AWS EC2 है, इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड, इसमें, और उसका गूगल कंप्यूटिंग इंजन जो होती है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन्स कह लो, इसका यूजर्स केस क्या है कि जब आपको फुल कस्टमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या सर्वर सेटअप करना हो, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज चूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसका फुल कंट्रोल होगा, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी और अपडेट क्लाउड प्रोवाइडर संभालता है। आपको बस ऐप बनाना है और यूज़ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जितना कंट्रोल चाहिए उतना यूज़ कर लो। अगर मैं पास के बारे में बताऊं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता क्या है, तो ये मेनली डेवलपर के लिए बेस्ट होता है, जिसमें प्री कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जैसा आप एप्लीकेशन डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हो बिना सर्वर सेटअप किए हुए। आपके सर्वर का लोड मैनेज नहीं करना पड़ता, सिर्फ कोड लिखना होता है। ये यूज़ केस का क्या है कि जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉय करना चाहते हो बिना बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप ले सकते हो, ठीक। देन हम लोग जो बात करते हैं शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले बता दिया है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको हम लोग SaaS कहते हैं, ठीक। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये एक फाइनल लेयर है जिसमें आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर सर्विसेज मिलता है, जो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ भी इंस्टॉल या मैनेज करना नहीं पड़ता, सिर्फ यूज़ करना होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ कि आप जीमेल यूज़ करते हो, जीमेल में आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता कुछ। अब
आप सिंपल सा जाते हो गूगल पे, आप ईमेल जाकर देख लेते हो। आपको नेटफ्लिक्स से मूवी देखना है, आप सिंपल सा सर्च करते हो नेटफ्लिक्स, अकाउंट लॉगिन करते हो, आप मूवी देख लेते हो। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। यहाँ पे हम लोग को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हमें वो चीज़ें मिल रही है। हमें इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 देख लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। जब आपको कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई सर्विसेज चाहिए जैसे ईमेल, स्टोरेज या बिजनेस टूल, तो आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले सकते हो। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसमें भी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये हमारा असेसमेंट, ये जो असेसमेंट है फिर आपको देना है, ठीक है। तो देन ये चीज़ें हो गई। देन मैं फिर से ये डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। तो जो हमारा क्लाउड फंडामेंटल था वो हमने कवर कर लिया। जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर फंडामेंटल AZ900 कोर्सेज है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 3 मॉड्यूल्स आप लोग को दिख रहा होगा, ये पर मॉड्यूल्स के हिसाब से मैं आप लोग को एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इस मॉड्यूल्स एक वीडियो के अंदर में ये पूरा मॉड्यूल्स मैं डिस्क्राइब करूंगा, एंड दूसरे वीडियो के अंदर में ये पूरा मॉड्यूल्स होगा डिस्क्राइब, और तीसरे वीडियो के अंदर में ये पूरा मॉड्यूल्स डिस्क्राइब होगा, राइट। तो 3 वीडियो में आपका एजोर फंडामेंटल पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस कंटिन्यू बने रहो आखिरी तक।